अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू सिलेबस 11 फिज़िक्स चैप्टर 4 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव, गिव टू कंडीशन। फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे, दो कंडीशन बताएं। आंसर है, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ इट मीट्स टू कंडीशन। फोर्स तब कंजर्वेटिव होगी, कंजर्वेटिव मतलब सेम रहेगी, अगर वो दो कंडीशन को फुलफिल करती है। पाथ इंडिपेंडेंट। पहली कंडीशन, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन। मतलब वर्क डन अगर उस फोर्स से हो जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है, उसको मूव कराने में बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो पाथ पे अगर डिपेंड ना करे तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दो हम पाथ कंसिडर करने वाले हैं। एक पाथ है ए से सी तक हमने जाना है, तो ए बी और बी से सी तक पाथ 1। तो जो वर्क डन होगा फोर्स से, लेट से वो हम कहते हैं कि इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा -mgh। और एक ए से सी तक हमने अगर जाना है तो फिर आपके पास जो वर्क डन होगा, पहले ये जाएगा ए से डी, डी से सी, तो फिर एक आपके पास वर्क डन फोर्स से होगा। तो वो जो वर्क डन है जो कि ए बी सी है, और ए डी और सी का जो वर्क डन है वो अगर बराबर है, वो भी अगर -mgh है, तो आप कहेंगे कि जो आपके पास वर्क डन हो रहा है जिस फोर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये तो है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ। अगर ये एक देखें अब क्लोज पाथ बन रहा है तो टोटल जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे इसी को देख लेते हैं, ए से बी गया, बी से सी, फिर सी से डी, अब ये और डी से ए वापस आया, तो जो टोटल वर्क डन है वो आपके पास क्या होगा, वो 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ए से बी, बी से सी, ये हमने पहले देखा है -mgh है। अब पहले जो हमने कंसिडर किया था पाथ वो ए डी से सी, लेकिन अब हमने क्या करना है, सी डी से ए। तो पहले जो ए डी से सी लिया था वो माइनस था, उल्टी डायरेक्शन में अब वर्क डन कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस और ये प्लस, तो दोनों को अगर आप ऐड करो बच्चों तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन फिर फुलफिल हो रही है। तो इट मीन्स जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकंड, a light and heavy body have same linear momentum, which one has greater kinetic energy। दो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, कंसिडर कर लें, एक हैवी बॉडी में आप ले रहे ट्रक की एग्जांपल, और आपके पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो कार की एग्जांपल ले रहे। इन दोनों का मोमेंटम सेम है, तो क्वेश्चन में वो पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो बच्चों आपके पास लाइटर बॉडी हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। के ई पी स्क्वायर ओवर 2m, पी कॉन्स्टेंट है तो 2m। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, इसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, m और m मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 m स्क्वायर और v स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब बच्चों हमें पता है कि जो p होता है वो बराबर किस चीज़ के होता है, mv, और p स्क्वायर किसके बराबर होता है, m स्क्वायर और v स्क्वायर। तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, p स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा
2m, और ये बराबर आ गया आपके पास किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है p²/2m। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखें, p हमारे पास है कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। अब जिसका मास कम होगा, मीन्स कि कार का मास कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। देयरफॉर लाइटर बॉडी मीन्स कार विल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3। अ मोटरसाइकिल इज़ रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक मोटरसाइकिल कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, सीधी सड़क पे कह लें। इज़ एनी वर्क बीइंग डन ऑन द मोटरसाइकिल। क्या मोटरसाइकिल काम कर रहा है या मोटरसाइकिल से काम किया जा रहा है। इफ़ नो नेट फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट। कंडीशन क्या है कि अगर मोटरसाइकिल पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो क्या मोटरसाइकिल काम कर रहा है या वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। आंसर है नो, वर्क डन इज़ बाय द नेट फोर्स। तो आंसर है कि कोई वर्क डन नहीं होगा अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्क डन इज डिफाइंड एज, ये वर्क डन का फार्मूला है, W इज इक्वल टू एफ नेट डी कॉस थीटा। इफ मोटरसाइकिल मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, कंडीशन उसने बता दी थी क्वेश्चन में, तो फिर जब v कांस्टेंट है इट मींस चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तब्दील ही नहीं हो रही तो वो ज़ीरो है। अगर बच्चों वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू लगाओ ज़ीरो, ज़ीरो ओवर डेल्टा टी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब बच्चों एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हुआ तो हमें पता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन की जगह पे ज़ीरो पुट करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स भी एज ए रिज़ल्ट क्या आ जाएगी, ज़ीरो होगी। अब जब नेट फोर्स भी होगी ज़ीरो तो इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू पुट करें ज़ीरो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू ज़ीरो डी कॉस थीटा, और आपके पास एज रिजल्ट जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इट मीन्स अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। क्वेश्चन 4.4। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉल मूविंग विद 14 मीटर पर सेकेंड ब्रिंग्स इट्स स्पीड टू द 6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल पे फोर्स इस तरह से लगाई जाती है कि उसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड से कम होकर 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हैज़ फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क, तो फिर क्या ये जो फोर्स होगी इससे वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक्सप्लेन योर आंसर। आंसर से आपने एक्सप्लेन करना है कि जब फोर्स से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आंसर है वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव होगा। अब ये वर्क डन नेगेटिव कैसे होता है वो देख लेते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएं तो आपके पास है बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है इनिशियल वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी है आपके पास 6 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास 14 मीटर पर सेकंड। तो इस फार्मूले की एलेब्रेशन है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv(f)² माइनस 1/2 vi²। तो वी एफ स्केयर आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है 6
मीटर पर सेकंड 6 का स्क्वायर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 14 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से जब आप मैथमेटिकल स्टेप परफॉर्म करोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर नेगेटिव वैल्यू आई, यहाँ पे देखो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 14 है, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल की होगी वो भी कम होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, ऑब्वियसली। तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव है। यहाँ से भी आप देख सकते हो नेगेटिव वैल्यू आई है। तो फिर जो W इज इक्वल टू माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो एज ए रिजल्ट बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा अगर फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.5। A slow moving truck can have more kinetic energy than fast moving car। दो कंपैरिजन है, एक है कि ट्रक स्लो मूव कर रहा है, कार ज़्यादा तेज़ी से स्पीड के साथ जा रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्लो मूविंग ट्रक की वो ज़्यादा होगी, कार की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? आंसर है अ ट्रक्स लार्ज मास कैन रिजल्ट इन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो जो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो ज़्यादा होगी, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके अलावा, बावजूद इसके उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। मतलब कि ट्रक की अगरचे स्पीड कम होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। किसकी वजह से? क्योंकि उसका मैस ट्रक का बहुत ज़्यादा होता है। इसकी बच्चों मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। हम सपोज करते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर, ये कार का एक रफ फिगर में मैस ले लेते हैं 100 और वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो कार मूव कर रही है, रफ फिगर है। तो आपके पास एक रफ फिगर 80, उसकी स्पीड अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख और 88,000 जॉल कार की काइनेटिक एनर्जी। अब इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, ट्रक की काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी। ज़ाहिर बात है ट्रक का जो मैस है वो कार के मैस से 5 गुना ज़्यादा मैंने कंसिडर कर लिया, और कार की वेलोसिटी अगर हमने 80 यहाँ पे सपोज की थी तो यहाँ पे क्या इसको आ जाएगा, उसके मुकाबले में ज़ाहिर बात है बहुत थोड़ी स्पीड के साथ जा रहा है, तो 40 उसकी अगर स्पीड हम कंसिडर कर लें तो बच्चों फिर भी आप जवाब देखो किसका ज़्यादा आ रहा है, ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो रही है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि क्यों क्यों इसकी अब ज़्यादा है ट्रक की, क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है। तो मैस के ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रक की ज़्यादा हो जाएगी कार के मुकाबले में। तो यही इसने बात की है, अ ट्रक लार्ज मैस जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्पीड बेशक उसकी कम ही सही। एक्सप्लेनेशन में एज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन बोथ मैस एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। स्लो मूविंग ट्रक कैन हैव लार्ज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमने अभी ये इसको प्रूव कर लिया है कि जो ट्रक है अगर जो वो स्लो मूवी कार है लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी देन फास्ट मूविंग कार से। इफ़ ट्रक हैज़ सिग्निफिकेंटली लार्ज मास, अगर ट्रक का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द कार के मुकाबले में, ज़ाहिर बात है 5 गुना हमने कंसिडर किया है ज़्यादा है, कंपनसेटिंग फॉर द कार लार्ज वेलोसिटी, तो ये क्या करेगा बेशक बावजूद इसके कि कार की वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन फिर भी क्योंकि मैस ज़्यादा है ट्रक का बहुत ज़्यादा, इस वजह से ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रक की कार के मुकाबले में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, अगर वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स से हो बच्चों तो नॉन कंजर्वेटिव क्यों होता है? आंसर, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, क्यों नॉन कंजर्वेटिव है? बिकॉज इट इज़ पाथ डिपेंडेंट,
एक तो पहली बात है कि ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर इससे वर्क डन किया जाए तो क्या होगा? आपके पास वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन है तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। वजह, क्या वजह है क्यों नॉन कंजर्वेटिव है? क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पाथ पे। ये रीज़न है। पहली क्या है? पाथ डिपेंडेंसी। वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन पाथ लेंथ। किस पे डिपेंड कर रही है? पाथ लेंथ पे। जारी बात है, ये एक ट्रैक है ए से बी, ये बहुत ही स्मॉल सा ट्रैक है, और एक ये है ए से बी, लार्ज ट्रैक है। तो किस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी? तो कोई भी चीज़ आपने ड्रैग करके जानी है तो ए से बी तक कम फ्रिक्शन का सामना से करना पड़ेगा, और वही चीज़ आपने अगर ड्रैग करके ए से बी तक ज़्यादा फासले पे लेके जानी है तो ज़्यादा फ्रिक्शन। तो देखो, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड कर रही है, एक जैसी फ्रिक्शन नहीं लग रही, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो एक जैसी नहीं रह रही, जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो नॉन कंजर्वेटिव है। डिपेंड्स अपॉन पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ पे क्योंकि डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। ड्रैगिंग ए बॉक्स, वही बात, मूव ओवर लार्ज पाथ रिजल्ट इन मोर एनर्जी लॉस। अगर यहाँ से यहाँ तक आपने बॉक्स को ड्रैग किया है तो कम एनर्जी का लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, और अगर इधर से लेकर इधर तक ड्रैग किया बॉक्स को तो एनर्जी का लॉस क्योंकि ज़्यादा होगा। एनर्जी नहीं कंजर्व रह रही तो फोर्स नहीं कंजर्व रह रही, जिसकी वजह से वर्क डन भी है वो भी कंजर्व नहीं रह रहा। एनर्जी डेसिपेशन, दूसरी क्या रीज़न है? फ्रिक्शन कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। फ्रिक्शन क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। फ्रिक्शन क्या होता है? रब, जैसे अपने हाथों को ऐसे रब करो तो क्या होता है? ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है और इससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। जहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी, रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होगी तो क्या होते हैं? टायर गर्म हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? मैकेनिकल वर्क को किस में कन्वर्ट करती है? हीट में। दिस हीट लॉस, ये जो हीट का लॉस है, कैन नॉट बी स्टोर इनटू द सिस्टम। ये दोबारा से सिस्टम में रीस्टोर नहीं किया जा सकता, कि ये दोबारा से जो पहले सिस्टम की एनर्जी ज़ाया हुई है वो दोबारा से सिस्टम में वापस नहीं आ सकती, जिसकी वजह से एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, और एनर्जी कंजर्व नहीं रहती तो इट मीन्स वर्क भी क्या है? वो कंजर्व नहीं रहता, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो दो रीज़न हो गए, पाथ डिपेंडेंसी और एनर्जी डेसिपेशन। इन दोनों वजूहात की वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाती है? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डज विंड कंटेन काइनेटिक एनर्जी? क्या जो हवा है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है? एक्सप्लेन। काइनेटिक एनर्जी बच्चों, पहले तो ये देख लेना, काइनेटिक एनर्जी होती किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी बच्चों होती है मोशन की वजह से। किसी चीज़ की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब यस, आंसर क्या है? बिल्कुल जी, हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी, कि विंड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सप्लेनेशन, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। किसके मोशन की वजह से? मोशन ऑफ विंड कंटेन्स ऑफ मूविंग एयर मॉलिक्यूल। तो जो हवा है वो एयर के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है जो कि मूव कर रहे होते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इन विंड कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ एयर पार्टिकल। जारी बात है, जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं, जिसमें डस्ट पार्टिकल है, तो जारी बात है वो मोशन में होते हैं, तो उनकी हर वो चीज़ जो मोशन में उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो इस तरह गिवन है, 1/2 mv²। इसमें अब मैस क्या है? मैस ऑफ एयर मॉलिक्यूल, एयर पार्टिकल का जो मैस है, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल या एयर पार्टिकल। जो ज़र्रात हैं डस्ट के, उनका मैस और उन जिस स्पीड के साथ जा रहे हैं वो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिकल क्या एग्जांपल है कि ये एनर्जी कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? द विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड टर्बाइंस। ये विंड टर्बाइंस को ऐसे घुमाने में मदद करती हैं, तो जिससे एज रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये थे बच्चों आप लोगों के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो बच्चों अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
Thank you very much for your support and concentration.